ज्वाइन हो गई मीटिंग? हो गया ना स्टार्ट? अभी हमने अपने मोबाइल से ही कनेक्ट किया है, तो देखते हैं सिग्नल कैसा आता है। So, good morning everyone. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जो अपना नया फंगस स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी एक स्पेशल टाइप का फंगस है। सेम क्लास का, सेम बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है। बेसिडियोमाइसिटीज के 2 मेंबर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन कौन से मेंबर्स अभी तक हमने स्टडी किए हैं बताइए बेसिडियोमाइसिटीज के, जिसमें बेसिडियम बनता था। एक तो हमने पक्सीनिया स्टडी किया था और दूसरा हमने अस्टेलागो स्टडी किया था। आज ये तीसरा फंगस है जो कि सेम क्लास का मेंबर है। बेसिडियोमैकोटिना या बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है। एज द नेम शो कि ये जो है बटन मशरूम, मैंने आगे हेडिंग में आपको दिया हुआ है अगैरिकस द बटन मशरूम। तो ये देखिए, इसका शेप कुछ ऐसा होता है। और आई एम श्योर कि आप सभी ने मटर मशरूम की सब्ज़ी तो ज़रूर खाई होगी, आजकल पार्टीज़ में होती है। तो और कई लोग अपने घर पे भी बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्रोटीन में रिच होता है। इसमें 95 to 99% तक प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो ये प्रोटीन्स में बहुत ज़्यादा रिच होता है, इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, लोग बहुत ज़्यादा मशरूम्स को कंज्यूम कर रहे हैं आजकल। तो इसका शेप कुछ ऐसा होता है कि इसको बटन मशरूम ही बोलते हैं, क्योंकि इसका शेप बटन टाइप का है और छोटा सा होता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, सब्जी वाले भी आजकल रखते हैं, है ना, इस सीजन में खूब रखे हुए हैं। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस तरीके से है। माइकोटा किंगडम है इसका, डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना, क्लास हाइमेनोमाइसिटीज, सब क्लास होलोबेसिडियोमाइसिटिडी, ऑर्डर अगैरिकेल्स, फैमिली अगैरिकेसी, जीनस अगैरिकस। अगैरिकस का एक और नाम भी है सैलियोटा। ठीक है, तो ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया। जैसा कि और सभी बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स में भी मैं आपको बताती रही हूँ कि इसमें 2 तरीके के माइसीलियम होते हैं। एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। जो प्राइमरी माइसीलियम होता है वो मोनोकैरियोटिक होता है ना। इसमें एक न्यूक्लियस होगा, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम में एक न्यूक्लियस दिखाई देता है। और जो सेकेंडरी माइसीलियम होता है वो डाइकैरियोटिक होता है, उसमें 2 तरीके के न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। देखिए, एक ये वाला न्यूक्लियस है और एक ये न्यूक्लियस है। सेकेंडरी माइसीलियम में 2 तरीके के न्यूक्लियस मिलते हैं और ये डाइकैरियोटिक हाइफा होता है। ठीक है, मोनोकैरियोटिक डाइकैरियोटिक का अंतर आप लोगों को समझ में आ गया? जो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम होते हैं, ये भी याद हो गया होगा क्योंकि मैं हर बार बता रही हूँ कि जब मोनोकैरियोटिक होते हैं तो वो 2 तरीके के होते हैं, प्लस स्ट्रेन वाले और माइनस स्ट्रेन वाले। ठीक है, आइदर इट में कंटेन प्लस न्यूक्लियस और इट में कंटेन माइनस न्यूक्लियस। लेकिन जब वो डाइकैरियोटिक हाइफा बन जाता है तो उसमें एक प्लस और एक माइनस न्यूक्लियस ही मिलता है। कोई बताएगा कि इसमें ऐसा क्यों होता है? ये जो ऑनलाइन बच्चे अटेंड कर रहे हैं ये भी बताइए। कोई ये बताइए कि जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम है उसमें एक प्लस और एक माइनस न्यूक्लियस क्यों मिलता है? वेरी गुड, वेरी गुड। कि देखिए, जब भी हमारा डाइकैरियोटाइजेशन होगा
तो ये एक प्रोसेस है पूरी डाइकैरियोटाइजेशन, इसका एक अलग से वीडियो है पूरा मेरा, तो उसको ज़रा देखिएगा। तो डाइकैरियोटाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो मोनोकैरियोटिक से डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनने के बीच में होती है, ठीक है। इस प्रोसेस के लिए दो माइसीलियम का फ्यूजन होता है, दो प्राइमरी माइसीलियम का फ्यूजन होता है। तो जो प्लस स्ट्रेन वाला मोनोकैरियोटिक माइसीलियम है और एक माइनस स्ट्रेन वाला मोनोकैरियोटिक माइसीलियम है। अगर प्लस स्ट्रेन के पास आता है तो रिपेल करता है, जैसे मैग्नेट साउथ पोल को रिपेल करती है, नॉर्थ पोल को रिपेल करता है। आप लोगों को क्लियर दिख रहा है? नोटिफिकेशन आ रहा है, इंटरनेट इज नॉट गुड। ओके, प्लस स्ट्रेन को रिपेल करता है और माइनस स्ट्रेन को रिपेल करता है। लेकिन जब प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन के माइसीलियम एक साथ आते हैं तो वो फ्यूज हो जाते हैं, और जब ये दोनों माइसीलियम फ्यूज होते हैं तो सबसे पहले इनके बीच की वॉल डिसॉल्व होती है। वॉल डिसॉल्व होने से दोनों का साइटोप्लाज्म मिक्सअप हो जाता है, लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होता है ना। तो एक ऐसा माइसीलियम बनता है जिसमें हर सेल में हमें दो न्यूक्लियस दिख रहे होते हैं, एक प्लस स्ट्रेन का और एक माइनस स्ट्रेन का। तो ये जो माइसीलियम नया बना है जिसमें दो न्यूक्लियस हैं उसको डाइकैरियोटिक या सेकेंडरी माइसीलियम कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक तीसरा और एक नया स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये है उसकी फ्रूटिंग बॉडी। तो आगे देखेंगे कि फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है। अगैरिकस इज अ सैप्रोफिटिक फंगस। इसके जो इस क्लास के जो आपने दोनों पहले मेंबर्स पढ़े हैं, यानी कि पक्सीनिया और अस्टिलैगो, दोनों क्या थे? पैरासिटिक थे, और वो दूसरे फंगस के ऊपर, दूसरे प्लांट के ऊपर क्या करते थे? डिजीज कॉज करते थे। और सैप्रोफिटिक क्या होता है? सैप्रोफिटिक या मृतोपजीवी क्या होता है? ये जो बच्चे ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं ये लोग बताएं, व्हाट इज सैप्रोफिटिक फंगस? जोर से बताइए बेटा। हाँ बेटा। मैम, जो फंगस डेड और डिकेइंग एनिमल्स पे डिपेंडेंट होता है। हाँ, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे जो डिपेंड होता है उसको सैप्रोफिटिक फंगस कहते हैं, ठीक है। तो ये डेड एंड डिकेइंग लीव्स और प्लांट के वेस्ट के ऊपर डिपेंड होता है। द फंजाई आर कॉमनली नोन एज, दीज फंजाई आर कॉमनली नोन एज मशरूम्स। इनको कॉमनली एक टर्म यूज किया जाता है, मशरूम्स। पर जितने भी आप देखते हैं बरसात के मौसम में आपको बहुत सारे कुकुरमुत्ते दिखाई दे जाते हैं। आपकी कहीं सड़ी गली लकड़ी पड़ी हुई है, कहीं प्लांट का वेस्ट पड़ा हुआ है, कहीं पे गोबर पड़ा हुआ है, कहीं पे कुछ पड़ा हुआ है, तो उनके ऊपर अक्सर करके आपको बहुत सारे छोटे छोटे कुकुरमुत्ते निकले हुए दिखाई देते हैं। पर जितनी सारी स्पीशीज होती है वो सारी स्पीशीज एडिबल नहीं होती, उसमें एक लिमिटेड है जो कि हम खा सकते हैं। बाकी सारी जो स्पीशीज हैं वो उसकी पॉइजनस स्पीशीज हैं, तो हर एक मशरूम्स को आप नहीं खा सकते हैं। 17 स्पीशीज ऑफ अगैरिकस आर रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। इंडिया के अंदर से 17 अगैरिकस की स्पीशीज रिपोर्टेड है। लोकली दे आर कॉल्ड एज कुकुरमुत्ता या खुम या ढींगरी, ये उनके कॉमन नाम है जो लोकल लोग उन्हें पुकारते हैं। अगैरिकस कैम्पेस्ट्रिस इज द फील्ड मशरूम, इसको फील्ड मशरूम कहते हैं। और अगैरिकस बायोस्पोरस कल्टिवेटेड मशरूम है। फील्ड मशरूम मतलब जो कॉमनली ग्रो करती है। और अगैरिकस बायोस्पोरस कैम्पेस्ट्रिस की स्पेलिंग जरा सा यहाँ पे करेक्ट करके लिखिएगा, COMPSTRIS, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कैम्पेस्ट्रिस इज द फील्ड मशरूम, वो कॉमनली ग्रो करती है। और जो हम लोग कल्टीवेट करते हैं बायोस्पोरस। आप लोग को बच्चों को पता है कि इस समय मशरूम कल्टीवेशन एक अच्छा खासा उद्योग की तरीके से भी काम कर रहा है। ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें बहुत ही कम जगह पर आप अपनी इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए पर्टिकुलरली बहुत सारी जगहों पर ट्रेनिंग होती है। यहाँ पर CSA चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी के प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में भी एक मशरूम कल्टीवेशन लैब है जहाँ पर इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और आप 15 डेज, 1 मंथ, 6 मंथ कोई भी कोर्स करके
अपनी इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। एक छोटी सी झोपड़ी भी हो किसी के पास तो वो इसको शुरू कर सकता है। और शायद इसीलिए अब आपको सब्जी वालों के पास भी मशरूम्स देखने को मिलती हैं। तो इसकी कई जो है ना बहुत ही पॉइजनस स्पीशीज़ भी हैं। अगेरिकस सिल्वेटिकस और अगेरिकस जेंथ्रोडर्मस तो इसकी स्पीशीज़ हैं जो बहुत ही हाईली पॉइजनस है। इसकी जो प्लांट बॉडी है वो 2 तरीके की दिखाई देगी आपको, जैसा कि अभी इसके पहले वाले डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा था। उसका माइसीलियम दिखाई दे रहा था और फ्रूटिंग बॉडी दिखाई दे रही थी ना। तो इसके आपने देखा कि 2 तरीके के इसके माइसीलियम दिखाई दे रहे थे, प्राइमरी माइसीलियम, सेकेंडरी माइसीलियम। दोनों का अंतर आप लोग को पता है। प्राइमरी माइसीलियम मोनोकैरियोटिक होता है और प्लस और माइनस स्ट्रेन का 2 तरह का होता है। प्राइमरी माइसीलियम इज हाइलाइन, सेप्टेट एंड मोनोकैरियोटिक। हाइलाइन का मतलब आप लोग समझते हैं, ट्रांसपेरेंट टाइप का, ठीक है। हाइलाइन वर्ड का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, सेप्टेट एंड मोनोकैरियोटिक। हाइलाइन होता है, सेप्टेट होता है एंड मोनोकैरियोटिक होता है। उसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, या तो प्लस या तो माइनस। द सेकेंडरी माइसीलियम डेवलप्स आफ्टर द फ्यूजन ऑफ 2 प्राइमरी माइसीलियम ऑफ अपोजिट स्ट्रेन्स। अपोजिट स्ट्रेन के 2 जो माइसीलियम होते हैं वो फ्यूज होकर एक सेकेंडरी माइसीलियम बनाते हैं। दे आर डाइकैरियोटिक, पेरिनियल, ब्रांच एंड सेप्टेट। जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम होता है वो बहुवर्षीय होता है, मतलब कई साल तक जिंदा रहता है। डाइकैरियोटिक, पेरिनियल, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। द सेप्टम इज डॉलीपोर सेप्टम। इसका जो सेप्टम होता है बेटा वो डॉलीपोर सेप्टम होता है। एक तो सेप्टम होगा, सपोज ये एक माइसीलियम है, इसके बीच में अगर ये सेप्टम प्लेन है तो इसको सिंपल सेप्टम कहते हैं। और दूसरा होता है डॉलीपोर सेप्टम। डॉलीपोर सेप्टम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा। सेप्टम के बीच का पोर अगर इस तरीके का आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे ब्रैकेट टाइप का बना हुआ, तो उसको हम कहते हैं डॉलीपोर सेप्टम। द हाइफी ट्विस्ट टुगेदर टू फॉर्म राइजोमॉर्फ। जब इसकी हाइफी खूब अच्छे से ग्रो कर रही होती है तो बहुत सारी हाइफी जब एक साथ आती हैं तो वो आपस में ऐसे ट्विस्ट हो जाती है, जैसे धागे को, रस्सी को ऐसे ट्विस्ट करके बनाया जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली ऐसे ट्विस्टेड फॉर्म में ग्रो करने लगती है। बहुत सारे माइसीलियम एक साथ आते हैं और ट्विस्ट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, और ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं राइजोमॉर्फ। क्या बोलते हैं? राइजोमॉर्फ। द डाइकैरियोटिक माइसीलियम शो सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ। हाँ खदीजा, कुछ बोलना है बेटा? बोलिए। आपने अपना हैंड रेज किया है। चलो, जो बहुत सारे हाइफी एक साथ आते हैं या बहुत सारे माइसीलियम आते हैं तो वो क्या करते हैं, आपस में ट्विस्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो ट्विस्टेड माइसीलियम है, ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या है, पेरिनियल है, बहुवर्षीय है, कई सालों तक जिंदा रहते हैं। तो ये जब ग्रो कर रहे होते हैं तो उसी फॉर्म में सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ, जैसे ये गोलाकार फॉर्म में पड़े रहते हैं तो ये सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ दिखाते हैं। मतलब सेंटर में जो होगा, गोलाकार फॉर्म में पड़े हुए हैं बहुत सारे माइसीलियम, तो क्या होगा कि इस पूरे बंच में जो सेंटर वाला होगा वहाँ पर सबसे पहले नए फ्रूटिंग बॉडीज निकलना शुरू होंगी, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे, ऐसे गोला बढ़ता जाएगा उसका, मतलब अंदर से बाहर की ओर बढ़ता जाएगा गोला, ठीक है। और अंदर की जैसे सबसे पहले निकले थे तो वो पहले डेड हो जाएंगे और बाहर नए निकलते चले जाएंगे। तो इस तरह ये कई मीटर डायमीटर वाले बड़े बड़े रिंग्स के फॉर्म में दिखाई देता है। देखिए लिखा भी है मैंने, इनवर्ड टू आउटवर्ड ग्रोथ होती है, सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ होती है, अंदर से बाहर की ओर, गोले के अंदर से बाहर की ओर। द सर्कुलर कॉलोनी इज देयरफॉर डेवलप्ड इन सॉइल। और इस तरीके से एक सर्कुलर कॉलोनी सॉइल में डेवलप होने लगती है। At maturity, fruiting bodies are developed in a circular manner.
द इनर degenerates and new develops towards periphery। ये भी मैंने आपको बताया कि अंदर वाले डेड होते जाते हैं, जो सबसे पहले निकले वो सबसे पहले डेड होंगे, फिर उसके बाहर वाले, और जो बाहर की तरफ नए और निकलते जाएंगे। The successive crops of fruiting bodies develop in a larger and larger rings। मतलब बहुत बड़ी बड़ी रिंग्स के फॉर्म में ये ग्रो करता जाता है। These are known as fairy rings। इनको हम क्या कहते हैं? फेरी रिंग्स कहते हैं। तो जो पुरानी कहानियाँ हैं उनके अनुसार पहले लोग साइंटिफिक नहीं हुआ करते थे, जब तक ये रिसर्च नहीं हुई थी कि ये क्या है, तो तब तक लोग ने कहानियाँ बनाई कि मतलब यहाँ पर रात में परियां डांस करने आती हैं और ये उनके फुटप्रिंट्स है जो ऐसे हम लोग को दिखाई दे रहे हैं। और साउथ जो यूरोप है, सॉरी वेस्टर्न यूरोप में, हाँ बेटा मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। ओके, वेस्टर्न यूरोप में, अब मैं और थोड़ा पास आके बोल रही हूँ। ओके, वेस्टर्न यूरोप में ये देखा गया या कहा उन्होंने कि अपनी कहानी बताई कि ये जो है चुड़ैल और राक्षसों के कुछ निशान हैं जिनकी वजह से ये ऐसा होता है, ऐसे निशान आते हैं। अरे भाई ये क्या हो रहा है? कनेक्टिंग कनेक्टिंग कनेक्टिंग। हाँ, एंशिएंट स्टोरीज और फोकलोर्स के अनुसार ये डांसिंग फेरीज के स्टेप्स के निशान हैं, और वेस्टर्न यूरोप में ये बिलीव किया जाता है कि वहाँ पर चुड़ैल या जो डेविल है उसके निशान हैं ये। लेकिन कुछ लोग इसको गुड लक से भी जोड़कर देखते हैं। तो इस तरीके से इसके बारे में कई सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। बच्चों दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है आपको? सुनाई दे रहा है ना सबको? यस मैम। ओके। ये देखिए, ये कुछ फेरी रिंग्स की जो है पिक्चर्स हैं जो मैंने नेट से डाउनलोड की हैं। तो मैम स्लाइड्स हमें शो नहीं हो रही। स्लाइड नहीं देखी है अभी? ओके ओके, देखती हूँ बेटा। क्या आ रहा है अभी? देखती हूँ। ओके, वो डिस्कनेक्ट हुआ था ना नेट बीच में, तभी चला गया होगा। अब आप देखना है इसको। ये आपने फेरी रिंग्स वाली पिक्चर नहीं देखी थी ना? ये देखिए, ये फेरी रिंग्स की पिक्चर्स है ना? ये फेरी रिंग्स है और ये नेट से डाउनलोडेड पिक्चर्स है मेरी। हाँ, अब फ्रूटिंग बॉडीज क्या होती हैं कि जैसे किसी भी प्लांट की वेजिटेटिव स्टेज के बाद उसकी फ्रूटिंग स्टेज आती है, तो उसमें फ्रूट्स निकलते हैं, फल निकलते हैं। उसी तरीके से इसमें भी उसकी मैच्योरिटी के बाद ये फ्रूटिंग बॉडीज आती हैं, इसीलिए इनको फ्रूटिंग बॉडीज का नाम दिया गया। बेसिकली ये क्या होते हैं? बेसिडियो कार्प्स होते हैं। ये उनके फ्रूट्स तो नहीं है, पर ये फ्रूटिंग बॉडीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक पर्टिकुलर समय के बाद, उनकी मैच्योरिटी के बाद ये डेवलप हो रहे होते हैं। तो द फ्रूटिंग बॉडीज आर बेसिकली बेसिडियो कार्प्स। दे ओरिजिनेट फ्रॉम द राइजोमॉर्फ। राइजोमॉर्फ क्या बताया था मैंने कि बहुत सारे माइसीलियम जब एक साथ आते हैं और ट्विस्टेड हो जाते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम राइजोमॉर्फ कहते हैं। तो ये जो फ्रूटिंग बॉडीज है, इट इज एडिबल पार्ट ऑफ फंगस एंड इज कॉल्ड मशरूम। ये जो फ्रूटिंग बॉडीज हैं, बेसिडियोकार्प्स हैं, ये मशरूम कहलाते हैं। इट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू 2 पार्ट्स। इसके 2 हिस्से होते हैं। ऊपर वाला हिस्सा जो छाते जैसा होता है उसको पाइलियस, और नीचे वाला जो डंठल टाइप का होता है उसको स्टाइप कहते हैं।
जो पाइलियस होता है ये वो ऊपर 5 से 9 सेंटीमीटर डायामीटर का छतरी जैसा स्ट्रक्चर होता है, और लोअर पोर्शन 6 से 9 सेंटीमीटर का हाइट में होता है, और ये उसके डंठल टाइप का होता है। ऑन लोअर सरफेस ऑफ पाइलियस 300 to 600 गिल्स आर प्रेजेंट। जो छाती जैसे स्ट्रक्चर है ऊपर वाला पाइलियस, अभी मैं उसको और आगे शो करूंगी। तो ये जो छाती जैसा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर वाले हिस्से में जैसे छाते में तीलियां दिखाई देती हैं, उसी तरीके से इसमें गिल्स दिखाई देते हैं, और इनकी संख्या 300 to 600 होती है, और ये तीलियों की तरह उसमें अरेंज रहते हैं। मुझे लगता है इन लोग का नेट फिर गया, बच्चे देखना बंद हो गया। ठीक है बच्चों, ये इसका छतरी जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमने इस वाले पिक्चर में भी अभी अभी देखा था। ये देखिए, ये इसकी फ्रूटिंग बॉडी है, ये ऊपर पाइलियस है छतरी जैसा, और नीचे इसका हैंडल जैसा ये इस टाइप है। इसके अंदर की ओर स्लाइड्स चेंज होगी है बेटा, यहाँ से तो शेयर हो रही है, यहाँ पे शेयर हो रही है बेटा, दिख रही है तुम लोग को? दिख रही है? नहीं दिख रही है, फिर चला गया ना नेट। ये हम अपने फोन से कर रहे हैं, यहाँ का नेट आजकल आज वाईफाई बेटा ऑन ही नहीं हुआ है यहाँ का, तो इस वजह से मुझे अपने उससे करना पड़ रहा है, मोबाइल से कनेक्ट। इस वजह से तुम लोग को दिक्कत आ रही है, पर आई होप कि मैं अभी जब इसको रिकॉर्डिंग इसकी शेयर करूंगी उसमें तुम लोग ज़्यादा अच्छे से देख पाओगे। अब दिखाई दिया? स्लाइड दिखाई दी? हाँ दिखा बेटा? स्लाइड्स दिख रही है बच्चों? अच्छा, यहाँ पर आ रहा है यू आर शेयरिंग स्लाइड्स। हम्म, 10 डिग्री ऑन हो गया। चलो, आई थिंक अब तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी, वाईफाई ऑन हो गया है कॉलेज का। ओके, अब दिखा? हाँ ठीक है, अब दिक्कत नहीं होगी, अब कॉलेज का वाईफाई ऑन हो गया। तो ये देखिए, ये छतरी जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर वाले हिस्से को पाइलियस बोलते हैं, नीचे जो हैंडल टाइप का आपको दिखाई दे रहा है डंठल वेलम, इसके अंदर एक रिंग बनी हुई है ये, और ये स्टाइप कहलाता है, जो डंठल जैसा पूरा स्ट्रक्चर है। ये पाइलियस के अंदर की साइड ये देखिए, ये गिल्स है। जैसे छतरी के अंदर तीलियां लगी रहती हैं, वैसे ये गिल्स है। ओके, अब बच्चों यहाँ तक हम लोग स्टडी कर चुके थे। ये फेरी रिंग्स भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं फ्रूटिंग बॉडीज का, मैंने आपको बता ही दिया है। ये देखिए, इसके पाइलियस और इस टाइप का बता दिया, और इसके नीचे अंदर रेडियल फैशन में लगे हुए आपको गिल्स दिखाई देते हैं। जरा सा इस स्लाइड पे गौर फरमाइए कि ये नीचे की साइड से टीएस है उसका, ठीक है। ये जैसे छाते को आप उल्टा करके देख रहे हैं, तो बीच में ये उसके हैंडल वाली जगह है जिसको हम इस टाइप कहते हैं। इसमें ये रेडियली अरेंज जो तीलियां जैसी दिख रही थी वो ये है, ये गिल्स है, ठीक है। गिल्स का जो सबसे ऊपर वाला सरफेस है, ये देखिए जहाँ पे मेरा एरो है, छोटे छोटे आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं अंदर वाले सरफेस के ऊपर। ये देखिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर, मेरे एरो को देखिए, ये गिल चैम्बर्स हैं। ये गिल चैम्बर्स के ऊपर ये छोटे छोटे रेशे जैसे जो दिख रहे हैं वो ये है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो ये है, समझ गए। अब अगर हम इसका टीएस देखते हैं, उसके स्टाइप का, इस टाइप आप समझ रहे हैं, जो हैंडल जैसा डंठल जैसा दिखाई दे रहा था, उसमें बाहर की ओर की लेयर थोड़ी कॉम्पैक्ट होती है और अंदर की ओर
लूजली अरेंज्ड होती हैं, उनके बीच में जगह होती है, वो ढीली ढीली होती हैं। और जो बाहर वाली लेयर है वो कैसी है? कॉम्पैक्ट। जो कॉम्पैक्ट लेयर है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो ढीली अरेंज्ड लेयर है उसको हम मेड्यूला कहते हैं। तो कॉर्टेक्स बाहर वाली लेयर है और अंदर वाली लेयर क्या है? मेड्यूला। ओके, ये हो गया फ्रूटिंग बॉडी का स्ट्रक्चर। अभी हम फिर से बताएंगे, आगे थोड़ा सा है उसमें जहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी के डेवलपमेंट के बाद। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन अगैरिकस। अगैरिकस में जैसा कि हम बार बार आपको बताते हैं कि प्लांट्स में 3 तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। तो उसमें 3 तरह का होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसमें वेजिटेटिव प्लांट बॉडी का ही कोई हिस्सा नए प्लांट बॉडी को दोबारा से ग्रो करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो इसका सेकेंडरी माइसीलियम है, डाइकैरियोटिक माइसीलियम है, उसके छोटे छोटे अगर टुकड़े कर दिए जाए तो वो नए माइसीलियम को ग्रो करता है। और इसी को हम एज अ इनोकुलम, इनोकुलम माने सीड, जो फंगस का सीड कहलाएगा, जिससे हम नया प्लांट ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत कॉमन होता है, और कहीं पर भी माइसीलियम का छोटा सा टुकड़ा डाल दीजिए, वहाँ पूरा पूरा ग्रो करना शुरू हो जाता है। तो जब हम मशरूम कल्टीवेशन करते हैं, मतलब ग्रो करना शुरू करते हैं, तो कहीं पर जैसे हमने ग्रो करना शुरू किया, भूसा लिया, उसके अंदर ग्रो करना शुरू किया, क्योंकि भूसा क्या है? प्लांट का डेड पार्ट है ना, और ये सैप्रोफिटिक फंगस है तो उस पर ग्रो करेगा। लेकिन जब हम उसमें ग्रो करना चाहते हैं ये फंगस, तो हम उसमें फंगस के छोटे छोटे टुकड़े डाल देंगे, जिससे कि वहां पर वो फंगस अच्छे से ग्रो करने लगेगी। और उसकी वजह से क्या होगा कि वहां पर हम उसको कल्टीवेट कर सकते हैं। तो जैसे हम सीड बोते हैं, वैसे ही इसका इनोकुलम डाल देने से ग्रो करता जाता है। तो अगर हम मशरूम कल्टीवेशन करते हैं तो इसका इनोकुलम यही डाइकैरियोटिक माइसीलियम के छोटे छोटे टुकड़े हम यूज करते हैं एज अ सीड। Asexual reproduction, it is not a very common method of propagation। ये प्रोपेगेशन का बिल्कुल कॉमन मेथड नहीं है, ये कभी कभी देखने को मिलता है। और क्लेमाइडोस्पोर्स हमने पिछले फंगस में भी आपको बताया था, उसमें क्या होता है कि जैसे ही एडवर्स कंडीशंस होती हैं, एडवर्स कंडीशन आप लोग समझते हैं ना, जो फेवरेबल कंडीशन है उसके हिसाब से तो क्या होगा कि भाई हमें जो कंडीशन पसंद है ग्रो करने के लिए वही कंडीशन है। लेकिन कोई ऐसी कंडीशन है, बहुत ज़्यादा सर्दी है या बहुत ज़्यादा गर्मी है, जो हमारे लिए सूटेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अपना कंबल ओढ़ के चुपचाप बैठ जाएंगे या कमरा बंद करके चुपचाप बैठ जाएंगे। ऐसे ही ये फंगस क्या करता है? वैसे ही ये अपने चारों तरफ एक लेयर बनाता है मोटी सी, और डीएक्टिवेट फॉर्म में साइलेंट पड़ जाता है। उस स्टेज को हम क्लेमाइडोस्पोर या ओइडिया फॉर्मेशन कहते हैं। मतलब क्लेमाइडोस्पोर अलग तरह के स्पोर्स हैं, ओइडिया अलग तरह के स्पोर्स हैं। ओइडिया की जो सेल वॉल है वो इन कंपैरिजन टू क्लेमाइडोस्पोर कम मोटी होती है। ठीक है, तो क्या करते हैं? ये पूरा पूरा साइटोप्लाज्म क्लेमाइडोस्पोर बना के साइलेंट पड़ जाता है, पर ये कॉमनली उसमें होता नहीं है, बहुत कम बात देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लोग जानते हैं, मेल एंड फीमेल जो पार्ट्स होते हैं उनके फ्यूजन से फिर जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट के बाद फिर उसमें फर्दर डिवीजन होता है। पर यहाँ पर क्या है बेटा कि लोअर लेवल का सेक्सुअल ऑर्गेनाइजेशन है, जो थैलस है या माइसीलियम है। माइसीलियम ही तो उसका थैलस है, प्लांट बॉडी है ना। बहुत स्टार्टिंग में मैंने तुम लोग को बताया था कि थैलस क्या है। थैलस इज अ बैग लाइक और सैक लाइक स्ट्रक्चर इन विच देयर इज नो डिवीजन ऑफ रूट स्टेम एंड लीव्स। कोई ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें कि रूट स्टेम लीव्स का कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, उसको हम थैलस की संज्ञा दे देते हैं। ठीक है, तो इसका जो माइसीलियम है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, यानी प्लांट बॉडी बहुत ही सिंपल है, इसलिए हम उसको भी थैलस बोलते हैं। ओके, तो माइसीलियम या हाइफी को भी हम थैलस बोलते हैं, क्योंकि उसमें रूट स्टेम और लीफ का कोई भी वर्गीकरण नहीं है, कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, तो इसलिए वही इसमें थैलस है। तो अगैरिकस की मोस्ट ऑफ द स्पीशीज क्या होती है? हीट्रोथैलिक होती हैं। अलग अलग थैलस में मेल और फीमेल माइसीलियम पार्ट्स न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, बट
अगेरिकस बाइस्पोरस इज होमोथैलिक, पता है उसमें क्या होता है, एक ही थैलस में अलग अलग सेल्स में मेल और फीमेल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो होमोथैलिक, होमो मीन्स सेम और थैलस मीन्स एक ही थैलस में पाया जा रहा है, और हीट्रोथैलिक क्या है, अलग अलग थैलस में पाया जा रहा है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप जानते हैं बहुत ही लोअर लेवल का है, उसमें सोमैटोगैमी होती है, मतलब सोमैटिक माइसीलियम के फ्यूजन से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मानते हैं। सोमैटिक माइसीलियम क्या है, वेजिटेटिव माइसीलियम को ही सोमैटिक माइसीलियम कहते हैं। उसमें 3 फेजेस में होता है, प्लाज्मोगैमी यानी फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जो अभी हमने बताया कि दोनों के बीच की सेल वॉल डिजॉल्व हो गई, प्लाज्मोगैमी हो गए। फिर धीरे से न्यूक्लियस दोनों एक ही उसमें आ गए थे, वो फ्यूज हो गए तो कैरियोगैमी हो गई, और कैरियोगैमी होने के बाद फिर उसमें क्या होता है, मियोसिस होती है, जिससे कि वो अगेन हैप्लॉइड कौन से स्पोर्स बनाता है, इसमें बेसिडियो स्पोर्स, है ना, हैप्लॉइड बेसिडियो स्पोर्स बनाता है, तो फिर मियोसिस हो जाती है। यही इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि जूम बार बार नोटिफिकेशन दे रहा है कि ये हमारा टाइम ओवर हो गया है। ये देखिए यहाँ पर नए फ्रूटिंग बॉडी का डेवलप हो रहा है। पहला क्या हुआ कि उसमें एक छोटी सी एक गांठ जैसी बनी, जो माइसीलियम थे बहुत सारे, प्लस और माइनस माइसीलियम, देखो नीचे लिखा हुआ है, ये फ्यूज होकर डाइकैरियोटिक माइसीलियम बना, और डाइकैरियोटिक माइसीलियम में क्या बना, एक छोटी सी आउटग्रोथ निकल आई जिसको कि हमने बटन कहा। फिर यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर एक कैविटी डेवलप हुई दोनों तरफ, ये देख रहे हैं मेरा एरो जहाँ जहाँ जा रहा है, ये दोनों तरफ ये एक कैविटी डेवलप होती है जिसको कहते हैं प्री लैमिलर चैम्बर। ठीक है, इस कैविटी के अंदर गिल्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या बनाता है, पाइलियस, और नीचे वाला हिस्सा स्टाइप बनाता है। ठीक है, ऊपर वाले हिस्से में डिवीजन होके यहाँ पर गिल्स बन जाते हैं। ठीक है, देख रहे हैं दोनों तरफ गिल्स बन गए, और यहाँ पर एक झिल्ली होती है जो इन दोनों को जोड़ती है, ये पाइलियस का ऊपर वाले का सिरा और नीचे वाले का किनारा जोड़ती है, इसको हम कहते हैं वेलम। क्या बोलते हैं, वेलम। जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये वेलम रप्चर हो जाती है, और एक एन्यूलस माने एक रिंग का छल्ला, स्किन का छल्ला जैसा उसके ऊपर दिखाई देता है, जिसको कि हमने एन्यूलस कहा था, जो स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था ना कि इसको एन्यूलस कहते हैं। ओके, चाबी सम हाइफी, अरे इसमें देखिए सारे वही पॉइंट्स लिखे हुए हैं। The submerged or subterranean secondary mycelium gives rise to a fruiting body called basidiocarp. Some button-shaped small white hyphal knots are originated from the underground hypha. वो मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था, इसको समझिएगा। It has differentiated into upper hemispherical part, giving rise to pileus, and the basal larger bulbous part to stipe. ऊपर का जो हिस्सा है वो क्या बनाता है, पाइलियस, और नीचे का हिस्सा जो ज्यादा फूला हुआ है वो उसका स्टाइप बनाता है। ठीक है, सम hyphae at the junction of stipe and pileus are drawn apart from ring like chamber called pre-lamellar chamber. वो मैंने डायग्राम में आपको समझाया था ना, समझ में आ रहा है आप लोग को? क्यों बच्चों? नेक्स्ट आइए, द इनर सरफेस ऑफ प्री-लैमिलर चैम्बर बिकेम डीपली कॉनकेव। आपने देखा था ये वाले डायग्राम में, जहाँ पे मेरा एरो है, जरा ध्यान दीजिए साइड में, ये जो प्री-लैमिलर चैम्बर है इसका ये गहरा हो जाता है, कॉनकेव हो जाता है। कॉनकेव आप लोग समझते हैं ना, ऐसे गहरा कॉनकेव हो जाता है। एंड रीजन्स ऑफ फास्ट एंड स्लो आर अल्टरनेटली डेवलप्ड। अब इसमें कुछ रीजन्स पे ज्यादा तेज ग्रोथ होती है, कुछ पे कम ग्रोथ होती है। तो आपने ये देखा
आगे वाले डायग्राम में मैं दिखाऊंगी ऐसे उभार, ऐसे गहरा, ऐसा उभार, ऐसे वेवी टाइप की आउटलाइन बनती है। जहाँ पर ज्यादा ग्रोथ होती है वहाँ पे उभरा हुआ होता है, बाकी दबा हुआ होता है, फिर उभरा हुआ फिर दबा हुआ, इस तरीके से। द पाइलियस एक्सपेंड्स एंड डेवलप रेडियल इंटरस्पेसेस इन बिटवीन द गिल्स। पाइलियस एक्सपेंड होता है और उनके बीच में, गिल्स के बीच में स्पेस आ जाती है। A membrane called velum or inner veil connects the margin of pileus and stipe. यहाँ पर देखा था आपने लास्ट वाले डायग्राम में, मैंने बताया था कि ये दोनों की एंड सिरों को जोड़ने वाली एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, वेलम। ठीक है, लेटर और वेलम जब फट जाती है तो एक रिंग जैसी दिखाई देती है हमें इस टाइप के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, एन्युलस। इन ड्राई सीजन, ये आधा ही टाइप पर रह गया। ड्राई सीजन में मतलब मैंने टाइप तो किया था, वो सेव नहीं किया होगा इनफैक्ट। तो इन ड्राई सीजन क्या होता है कि जो बटन्स होते हैं, जमीन हार्ड हो जाती है, ड्राई हो जाती है, तो वो जो बटन्स अगर डेवलप भी होते हैं तो वो बाहर नहीं आ पाते या उनका डेवलपमेंट स्लो हो जाता है मॉइस्चर की कमी की वजह से। तो गर्मियों के सीजन में ये नहीं दिखाई देते, पर जैसे ही रेनी सीजन आता है वैसे ही ढेर सारे आपको मशरूम्स दिखाई देने लगते हैं ग्रो करते हुए, है ना। और बरसात के मौसम में किस किस ने देखा है, बताइए किस किस ने देखा है? सभी ने देखा होगा पर ध्यान नहीं दिया होगा। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, पर मैं यहाँ पर आपको लिखा हुआ दे रही हूँ। ये जो बेसिडियो कार्प इज मेड अप ऑफ स्यूडो पेरेंकाइमेटस मास ऑफ हाइफी। जो हाइफी है वो एक दूसरे के साथ इस तरह पैरेलल जुड़े रहते हैं कि अगर हम उसको ऐसे काट देंगे तो ऐसा लगेगा जैसे पेरेंकाइमेटस सेल्स। पेरेंकाइमेटस सेल्स आप लोग समझते हैं ना, पेरेंकाइमा होती है छोटी छोटी सेल्स, जैसे स्टेम में मिलती हैं या कहीं पे भी प्लांट बॉडी के अंदर, हायर प्लांट्स के अंदर। आप लोगों ने हायर प्लांट्स भी पढ़े हैं, रूट और स्टेम के स्ट्रक्चर पढ़े हैं, उसमें जो पेरेंकाइमेटस सेल्स आप लोग बनाते हैं तो वो ट्रू पेरेंकाइमेटस सेल्स होती हैं हायर प्लांट्स में। लेकिन यहाँ पर वो ट्रू नहीं होती, पर उनके जैसा दिखाई देता है। हाइफी एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़े रहते हैं कि अगर उनको काटा जाए तो ऐसा लगता है बहुत सारी सेल्स ऐसे ऐसे लगी हुई हैं। तो इसीलिए क्योंकि वो ट्रू पेरेंकाइमेटस नहीं होती, इसलिए उनको कहते हैं स्यूडो पेरेंकाइमेटस। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, है ना, फॉल्स। हिंदी में छद्म, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। तो स्यूडो पेरेंकाइमेटस मास ऑफ हाइफी मतलब स्यूडो पेरेंकाइमा जैसी वो दिखाई देते हैं। इंटरनली द स्टाइप इज कंसिस्ट ऑफ मैनी पैरेलल लॉन्गिट्यूडनली इंटरट्वाइंड हाइफी। जो उसका स्टाइप है उसके अंदर इस तरीके से पैरेलल खड़े खड़े बहुत सारे हाइफी जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ में, तो और एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड रहते हैं। लेकिन जो अंदर का है वो तो सॉफ्ट है, उसके बीच में स्पेसेस भी है, और बाहर का हार्ड है, एकदम क्लोजली अरेंज, टफली अरेंज्ड है। तो बाहर वाली लेयर को हम कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर वाली जो लेयर है जिसमें स्पॉन्जी है या उसके बीच में स्पेसेस हैं उसको हम मेड्यूला कहते हैं। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पाइलियस इज सिमिलर टू स्टाइप। स्टाइप का और पाइलियस का अंदर का स्ट्रक्चर तो सेम होता है, हैविंग कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। कॉर्टेक्स और मेड्यूला होने की वजह से उनका अंदर का स्ट्रक्चर सेम होता है। लेकिन but the gills have distinct regions, trauma, subhyphenium, hymenium, hypothecium और hypothecium। जो गिल्स होते हैं उसके ऊपर 3 लेयर होती हैं। अभी मैंने वहाँ पर ऐसे बेबी स्ट्रक्चर्स उसके दिखाए थे, तो उसके ऊपर छोटे छोटे जो रेशे टाइप के थे, तो उसमें 3 लेयर्स थी। हम इसको वापस से देख लेते हैं एक बार। यहाँ ये देखिए, इसमें 3 लेयर्स होती हैं। ये ट्रामा और दूसरी ये वाली बीच वाली लेयर, इसको सब हाइमेनियम लेयर कहते हैं। ये देखिए लिखा है सब हाइमेनियम, ये वाली लेयर, और ऊपर वाली लेयर यहाँ पर इसको हाइमेनियम कहते हैं। यानी कि जो गिल्स हैं उसकी सतह पर 3 लेयर हमें दिखाई देंगी।
कौन कौन सी, हाइमीनियम, सब हाइमीनियम और ट्रामा। ओके ये on this layer basidium is found on which basidiospores are developed। ये देखिए नेक्स्ट डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि इसकी सरफेस पे इस तरीके से डाइकैरियोटिक माइसीलियम के एंड हो गई क्या मीटिंग, दोबारा से ज्वाइन कर लो वहीं पे। ओके यहाँ पे मैं तुम लोगों को ऐसे ही समझा देती हूँ। कुछ दिख रहा है तुम लोगों को स्क्रीन पे, नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है, तुम लोग दोनों समझ लो और रिकॉर्डिंग में बाकी बच्चे समझ लेंगे। यहाँ पर ये डाइकैरियोटिक एपिकल माइसीलियम जो लास्ट पिक्चर में आपको दिखा रही थी, उसमें ऊपर बेसिडियोस्पोर्स डेवलप हो रहे हैं। बेसिडियोस्पोर्स जहाँ पर डेवलप होते हैं उसको स्टेरिगमेटा कहते हैं, ठीक है। स्टेरिगमेटा के ऊपर स्पोर्स डेवलप हो रहे हैं। आज बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ है ना, इस वजह से जो है आप लोग का लेक्चर वो जूम मीटिंग ख़त्म हो गई। अच्छा, डिस्पर्सल एंड जर्मिनेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर्स। द बेसिडियोस्पोर्स आफ्टर मैच्योरिटी शो अ हाइलर अपेंडिसिस। ये सब बेटा आप लोगों को रिकॉर्डिंग में देखने को मिल जाएगा। जूम भले ही ख़त्म हो गया हो पर रिकॉर्डिंग आपकी पूरी हो रही है। दिस अपेंडिक्स इज सराउंडेड बाय लिमिटिंग मेम्ब्रेन। The basidiospore lies just below this drop। यहाँ पर आप देखेंगे इसके पहले वाले डायग्राम में कि ये देखिए बेसिडियोस्पोर के नीचे एक बबल जैसा आपको दिखाई दे रहा है। इस ड्रॉप के सहारे इसका डिस्पर्सल होता है। The four basidiospores of basidium are dispersed in a rapid succession। मतलब एक के बाद एक, वो ऐसे जैसे बंदूक से गोली चलती है इस तरह एक के बाद रैपिड फायर में चारों जो बेसिडियोस्पोर्स हैं वो वहां पर लिबरेट हो जाते हैं। When the basidiospore falls on a suitable substratum, it germinates, producing a primary monokaryotic mycelium। ठीक है, और जब मोनोकैरियोटिक की स्पेलिंग तो पूरी तरह बिगड़ गई है, एमओ कैरियोटिक AARYOTIC। ओके, मोनोकैरियोटिक माइसीलियम में वो ग्रो करता है। ओके, तो ये आज आपका पूरा हो गया है। 2 ही स्लाइड्स बची थी बच्चों, अदरवाइज आप लोग का पूरा हो गया था। आज आप लोग की अटेंडेंस उसमें नहीं हो पाई है। स्क्रीनशॉट गर्ल्स ने भेज दिया मुझे, मैं उससे अटेंडेंस लगा देती हूँ। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।